अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी रिवाइव हो चुकी है। अगर हम रेमिटेंसेस के फिगर्स देखें कि पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानीज़ का क्या कॉन्फिडेंस है, अगर ये बैरोमीटर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही है। 10.4% ग्रोथ देखी गई है। अगर हमारी स्क्रीन पे सामने चला सके हमारी प्रोडक्शन टीम, तो आप देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो वादा था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए काम आसान करेंगे कि वो अपने मुल्क में पैसा भेजें और अपने मुल्क में कारोबारी मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। सो इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए बहुत आसान हो गया कि अपने मुल्क में पैसा भेजें और सेविंग स्कीम्स में सरमायाकारी करें। एंड नाउ व्हाट यू लुकिंग एट राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन इज द प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट कि कंसिस्टेंटली रेमिटेंसेस ग्रो हो रही हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फिगर जो हम देखते हैं, जो रिजर्व्स का फिगर है वो भी ऑल टाइम हाई पे मौजूद है, 27.10 बिलियन डॉलर्स का। सो रिजर्व्स मुस्तहकम हो रहे हैं। दूसरी जानिब रेमिटेंसेस कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही हैं। लेकिन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ इज कि चूंकि इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो एक्सपोर्ट्स के साथ साथ इंपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। तो अगस्त का जो फिगर आया है $4 बिलियन का जो डेफिसिट है, इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जाएगा और आगे चल के प्रोपेल कर सकता है आपकी एक्सपोर्ट्स को। दूसरी जानिब रेमिटेंसेस की साइड से हौसला अफजा नंबर्स हैं। एंड देन अगेन एफडीआई इज द नंबर वन कंसर्न दैट वी हैव टू वर्क ऑन। उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, इन तमाम तरह इशूज पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं। मैं अपने राइट से तारुफ कराना चाहूंगा जुबैर तुफैल साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं एफपीसीसीआई के, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, केमिकल सेक्टर पे गहरी नजर रखते हैं और खासतौर पे बिजनेस इशूज और इंटरनेशनली जो पाकिस्तान का जो इमेज है खासतौर पे बिजनेस साइड को देखते हुए उस पर इनकी गहरी निगाह है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू। देन वी हैव विद अस नन अदर देन डॉक्टर अतहर अहमद, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज हैं। खासतौर पे पाकिस्तान को इंटरनेशनली किस तरह प्रमोट किया जाए इस पे काफ़ी लेक्चर्स भी देते हैं, इंटरनेशनल लेक्चर्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस मोहम्मद वसीम वोरा साहब, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फॉर्मर वीपी हैं एफपीसीसीआई के, और खासतौर पे जो इनकी कमेटी है जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर और एकेडमिक सेक्टर के लिंकेजेस को फरोग दिया जाता है, उसको भी उसका पार्टिसिपेंट हैं और उसमें हेड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। सबसे पहले तो की इशू जुबैर साहब आपसे जानना चाहूंगा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। हाउ डू यू सी द लास्ट मंथ अगस्त और खासतौर पे अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बोथ पॉजिटिव्स एंड कंसर्न्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो तकरीबन सब के सब जो हैं पॉजिटिव हैं, अलावा एक बात के इंपोर्ट्स जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। उस पर भी मैं आऊँगा कि क्यों बढ़ रही हैं, क्या वजह है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए कि आपकी रेमिटेंस लास्ट ईयर 29.5 बिलियन डॉलर्स की हुई, जो आपके पूरे पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है। आपकी एक्सपोर्ट इस 30 जून को जो 30 जून 21 में तकरीबन एक्सपोर्ट 25.2 बिलियन डॉलर्स की थी, लेकिन फॉरेन रेमिटेंस जो थी वो उससे 4 बिलियन डॉलर ज़्यादा थी। तो इसमें मैं कहूँगा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका बहुत अहम रोल है और उनको हुकूमत के ऊपर भी एतमाद है, और एतमाद की वजह से प्लस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकिंग पॉलिसीज़ में इतनी ऐसी तब्दीली लाए हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ भी रहते हैं वहीं से वो है अपना इलेक्ट्रॉनिकली जो है बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, अकाउंट खुल जाते हैं। उसके बाद रेमिटेंस आ जाती है, वो रेमिटेंस जो होती है उनके फैमिली को भी मिल जाती है। तो ये सारी पॉजिटिव चेंजेस हैं जिसने कि आपके रेमिटेंस बढ़ाई। और हवाला हुंडी पे भी बड़ा कर्व किया है, बिकॉज ये पैसा फ्लो में था लेकिन नज़र नहीं आता था। मैं आपसे अर्ज करूँ, ये पैसे पहले हवाला हुंडी से आते थे। यही आज से 2 साल पहले जो रेमिटेंस थी ना, ये तकरीबन 24 अरब डॉलर से भी कम थी। तो आपकी 5 अरब डॉलर की रेमिटेंस बढ़ गई है। दूसरा, दुनिया में भी जो है जो कानून है ख़ास तौर पे वो बहुत सख्त होते जा रहे हैं कि आप FATF के हवाले से, और पाकिस्तान तो FATF का शिकार है कि हम इतने टाइम से ग्रे लिस्ट में चल रहे हैं। और अगरचे पाकिस्तान ने जो भी उनकी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स थे वो सब हासिल कर लिए, अलावा दो चीज़ें रह गई हैं, और उसमें से भी एक जो है वो इंशाल्लाह सितंबर के एंड तक मुकम्मल हो जाएगी। और आप देखें यहाँ पे तो इवन बैंक अकाउंट खोलते हुए जो है आम आदमी का बैंक्स जो हैं उसकी सारी तफसील मालूम करते हैं। जी। वो कहाँ रहता है, उसकी KYC और तमाम चीज़ें जो हैं। तो अब पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता हुंडी हवाला जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, नापहद हो जाएगा। बिल्कुल, वहाँ से ना आप पैसे डॉलर हुंडी से भेज सकते हैं,
نہ ریسیو کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اچھا ہے. آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ فارمل چینل سے زیادہ آئیں گی. اسی طرح سے ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے، لیکن ایکسپورٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ابھی بہت ساری گنجائش ہے. اس کی ایکسپورٹ جو 25 بلین ہے یہ ہمارے جو بھی ملک کے سائز کے حساب سے بہت کم ہے. اس میں جو ہے کافی اگر ویتنام سے اور دوسرے ممالک سے مقابلہ کریں دیکھا جائے تو بہت کم ہے. اس میں ہمیں جو ہے کافی آگے آنا چاہیے، لیکن فی الحال گڈ اسٹارٹ. جی ہاں، امپورٹس پہ بھی آپ کا ریویو لوں گا. پہلے میں اطہر صاحب کی طرف آؤں. اطہر صاحب، پاکستان کی جو انٹرنیشنل مارکیٹنگ اور امیج ہے وہ نسبتاً بہتر ہوا ہے، اور خاص طور پہ ڈسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ انڈیا ٹرائیڈ اٹس بیسٹ، ریجنل پاورز نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن جو افغانستان کی سچویشن ایوالو ہو کے آئی ہے، پاکستان ہیز مارکیٹڈ اٹ سیلف ویری ویل اور بہت اسٹرانگلی. واٹ ڈو یو تھنک؟ الحمدللہ یو آر ویری رائٹ. اس سلسلے میں ایک بات بتاؤں گا کہ دیکھیں، جیسے پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ افغانستان کی حکومت میں ہماری دلچسپی ہے کہ پرامن افغانستان ہو اور اکنامکلی ساؤنڈ ہو، وہ پاکستان کے مفاد میں بھی بہتر ہے. تو یہ ایک نیت کی صفائی ظاہر کرتا ہے. اور اگر یہ جب نئے جو ٹیک اوور ہوا ہے افغانستان میں، اور اس میں ایک چیز ہمیں پازیٹیو نظر آ رہی ہے کہ ایک چیز تھی کہ پاکستان کا جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہو رہا ہے، تو ایک تو افغانستان کا ٹرانزٹ ٹریڈ، لیکن اب یہ جب سے سی پیک کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس سے ہمیں ایک اپورچونٹی ملی ہے کہ اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو بھی ہم سی پیک کے سروسز سے بینیفٹ پہنچائیں، تو ہماری راہداری کی انکم میں اضافہ بہت ہو سکتا ہے. تو ہم کو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ پولیٹیکل افیئرز کہ ہمیں اپنا لون پے بیک کرنا ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو اکنامکلی ساؤنڈ کرنا ہے. تو ہم کو اس وقت ریونیو جنریشن کے ہر اینگل کی طرف نظر ڈالنی ہے، بہت کلوزلی. تو اب بہت کلوزلی نظر ڈالنی ہے. تو اب یہ ہمیں اپورچونٹی مل رہی ہے کہ یہ افغانستان کی سچویشن کے بعد کہ یہ ون ون سچویشن ہے. یہ نہیں کہ ہم افغانستان سے مانگ رہے ہیں اور وہ ہم پر احسان ہو رہا ہے. افغانستان کے لیے بھی اکنامکلی بڑا بینیفیشل ہے کہ چھوٹی سی ایک 300-350 میل کی ایک راہداری چاہیے، تو وہ ہمیں 6 ملکوں کا راہداری مل جائے گی. تو اب آپ دیکھیں، اب تک تو ہم افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ پہ ارننگ کرتے تھے، تو مجھے تو معلوم ہے، میں تو خود فریٹ فارورڈرز ایسوسی ایشن کا سیکرٹری جنرل بھی رہا ہوں، کہ ہماری کتنی ایک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی انکم تھی. اب اگر اس کو ہم ملٹیپلائی کر لیں 6 سے، اس لیے کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے 6 ملک ہیں، اگر وہ جب مل جائے گا تو ہماری بھی راہداری بہت زیادہ ہوئی، افغانستان کی بھی انکم ہوئی، تو ون ون سچویشن. آئی تھنک بہت ہی ریلیونٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. وسیم صاحب، آپ کا ایک اوور آل اکنامک انڈیکیٹرز پہ ویو، اینڈ دین ویل اوپن دا ڈیبیٹ آن افغانستان. دیکھیے جی، اس وقت ہماری جو اکانومی ہے وہ مثبت موو کر رہی ہے، اور ہمارے انڈیکیٹرز بہت بہتر چل رہے ہیں، جس میں اگر آپ ہماری پر کیپٹا انکم دیکھیں تو وہ اس وقت $1260 ہے، اور اوور آل جو ہماری اس وقت جی ڈی پی ہے وہ گرو کر رہی ہے 4%. جی اس وقت ٹارگیٹ ہے، اور اگر 4 to 5% یہ سال ہم نے اچیو کر لیا تو نیکسٹ ایئر 6% کو ٹچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. اکانومی کو اوپر لے جانے کے لیے ہمارے پاس جو گورنمنٹ کی اس وقت اقدامات ہیں وہ بہت پازیٹیو نظر آ رہے ہیں. دیکھیے، ایکسپورٹس اور امپورٹس دونوں میں، امپورٹس میں ہم نے $8.4 بلین کی پچھلے سال مشینری کو امپورٹ کی ہے لاسٹ ایئر، اور کیمیکلز اور فارماسیوٹیکل را مٹیریلز بھی تقریباً اتنا ہی امپورٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو امپورٹس کیے ہیں وہ انڈسٹریل انویسٹمنٹ کی طرف ایک پازیٹیو قدم ہے. صحیح. تو کنزیومرزم کو فروغ نہیں ملا، انڈسٹریل انپٹس بڑھائیں. دیٹس واٹ یو وانٹ ٹو سے. ٹھیک ہے. دیکھیے، ہمارے پاس اگر اب انڈسٹری کو ہم نے پش کرنا ہے تو یہ گورنمنٹ کے اقدامات ایک پازیٹیو جا رہے ہیں. اب دیکھیے، ہمارا FTA فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے، اور چائنا سے ہم 24% ہماری امپورٹس ہیں، لیکن ہماری ایکسپورٹس چائنا کا جو ہے وہ 12% ہے. اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کو جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ تقریباً 17% ہے. لیکن اب ہم نے جو ڈائیورسیفیکیشن کرنی ہے وہ دوسرے ممالک کو کرنی ہے. آئی مین چائنا ہم سے صرف ہماری ایکسپورٹ کا 12% لیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم چائنا کو فوکس کریں،
एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा, चाइना के साथ हमने सेकंड राउंड ऑफ एफटीए किया है, पहला पे हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई, सेकंड में व्हाट्स द अपडेट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए एफटीए में हमने और भी जो जिन ममालिक से किया हुआ है, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड, इन तीनों ममालिक से हमारा एफटीए जो है वो उनके फेवर में जा रहा है। हाँ, ये एक बड़ा एक इशू है कि सारे एफटीए जो हैं वो आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवर में नहीं जा रहे। अच्छा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जब इन्होंने साइन किए थे, हमको समझ नहीं आती कि क्यों साइन किए थे। देखिए हमने तो तेल मलेशिया से लेना ही है, इंडोनेशिया से हमने लेना ही है, वो तो मस्ट है। आप उनको जब एक्सपोर्ट नहीं कर सक रहे हैं और वो हमारा मलेशिया हमारा चावल नहीं खरीदता, तो हम क्यों उसको प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट दे रहे हैं? ये सब चीजें बड़ी there was less thought behind it। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट की इशू है। मैं आपकी तरफ भी आऊंगा बिकॉज यू हैव गॉट एक्सपर्टीज कि आपको पता है कि आप एक चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑल्दो वो जो मलेशिया से आपका पाम ऑयल और इंपोर्ट होता है उसका भी एक ऑल्टरनेटिव आपको लोकल जनरेट करना चाहिए। इट्स अ ह्यूज बर्डन ऑन आवर कैश फ्लोज और खासतौर पर ट्रेड डेफिसिट पे। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि आप टर्म्स ऑफ ट्रेड सही सेट करें इन तमाम तरह प्लेयर्स के साथ? जी, मैं समझता हूँ कि एफटीएस जो भी हमने साइन किए, इसमें हम श्रीलंका से शुरू हुए नंबर 1, नंबर 2 फिर मलेशिया में गए, मलेशिया के बाद चाइना के पास आए और चाइना से अब हम 2-3 मुल्कों से और इंडोनेशिया से भी पीटीए है। तो हम इन तमाम एफटीएस से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, इसमें ज़्यादातर फ़ायदा उन ममालिक का है। हमने एफटीए किया मलेशिया से, तो मलेशिया जो है हमें अगर हमसे 1.2 बिलियन डॉलर्स के वो पाम ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमसे गालिबन 200 मिलियन डॉलर की कोई चीज़ मुश्किल से लेता होगा, 1/5। जी हाँ। इसी तरह चाइना जो है, चाइना का एफटीए तो हेवीली उनकी फेवर में है और हमने जो है उनसे कोई इतने ज़्यादा मराहत नहीं हासिल की, या जहाँ उन्होंने दिया हो सकता है कि हमारे एक्सपोर्टेबल सरप्लस ना हो, इस वजह से हम चाइना को ज़्यादा माल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन पाकिस्तान को कुछ ऐसा करना चाहिए कि साथ के साथ अगर वो इतनी एक्सपोर्ट पाकिस्तान में कर रहे हैं तो उनको चाहिए यहाँ के इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ ला के इंडस्ट्री लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ से उसको थर्ड कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहिए। और रहा श्रीलंका, तो वो मैं समझता हूँ उसमें हमारा इतना ज़्यादा वो उससे कोई ना इतना नुकसान है ना इतना फ़ायदा है। तो इट्स नॉट वेरी सब्सटेंशियल क्वांटम। जी हाँ, लेकिन हमारा मेन इस वक्त एफटीए जो नंबर 1 चाइना से है और वो उसमें हम सेकंड राउंड में भी उनसे हमारे तकरीबन मुआहदे हो गए हैं और मलेशिया के साथ भी ठीक जा रहा है। लेकिन जितना हकीकी फ़ायदा होना चाहिए वो अभी तक हमें नहीं मिल रहा। और मैं चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए अभी जो नए एफटीए साइन करने जा रहे हैं उस पर थोड़ा आइस स्लो डाउन हो जाए। मिसाल के तौर पर टर्की से एफटीए करने जा रहे हैं, पहले देखें कि टर्की से एफटीए करने से हमारा क्या फ़ायदा है। अगर फ़ायदा होता है तो करें, ना वरना ना करें। टर्की के बाद थाईलैंड से एफटीए करने जा रहे हैं। मेरी हुकूमत से ये गुजारिश होगी, आप कोई नया एफटीए उस वक्त तक साइन ना कर लें जब तक आप होमवर्क करें, होमवर्क करें कि हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारी नेट बेनिफिशियरी हम ना हो। जी हाँ, ठीक है जी सर, आपका बड़ा ओपिनियन है इसके बारे में, प्लीज बताइए। बिल्कुल, ये बात बड़ी सेंसिटिव टच की है कि हमारा ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं तो मतलब ये विन विन सिचुएशन जैसे ज़ुबैर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ये कि अपनी सिचुएशन देखें पहले कि हमको कितना बेनिफिट है। तो मलेशिया के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया और बड़ा शोर मचाने लगा कि हमने कर लिया। बात असल ये है कि हमको एक कुछ हमारे कल्चर में है क्या है कि पाम ऑयल के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, लेना ही लेना है हमारा। लेकिन पाम ऑयल माइंड यू के मलेशिया के अलावा ब्राज़ील और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ से मिलता है। और फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये कि अगर हम आपके पास से ले रहे हैं तो आप हमारे पास से क्या ले रहे हैं। हमारे पास से चावल हम ऑफ़र कर रहे हैं, हमारे पास से हम टेक्सटाइल ऑफ़र कर रहे हैं। और फिर उन्होंने क्या ऑफ़र किया कि आपको याद होगा काफ़ी पहले की बात है कि मलेशिया के एक वज़ीर आए और यहाँ आके उन्होंने इसको क्रेडिट को ओपन कर दिया कि जिसको पाम ऑयल इंपोर्ट करना कर ले, पैसे की फिक्र ना करे, ऑन वेरी लॉन्ग टर्म्स एंड कंडीशंस क्रेडिट पे। तो अब हर एरा गैरा बगैर पैसे के जो भी आ रहा है वो पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। आपको याद होगा ये 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं कि इतनी घी की फैक्ट्रीज लग गई थी, इतनी घी में कि कोई अदाकारा नहीं बची जिसके नाम की घी नहीं तैयार होता था पाकिस्तान में। तो फिर होता क्या है, फिर कंजम्पशन क्या हुआ, कंजम्पशन बढ़ जाती है, फिर डेफिसिट खराब होता है। जितने लोग हैं जितना खाना है उतना ही खाएंगे ना। अब उसके बाद जब घी प्रोड्यूस होगा तो फिर वो कहाँ जाएगा, तो नतीजा यही हुआ कि देखिए घी कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का क्या असर हुआ, ये मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। तो हमको तो इस तरह से ये लिया गया। तो होना ये चाहिए कि गिव एंड टेक मैटर, कि मैं आपके पास से इतना ले रहा हूँ, आप मेरे पास से इतना लीजिए, ठीक है, आप अपनी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से लीजिए। अब ये नहीं करेंगे सारा ले लीजिए भाई, लेकिन जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है वो तो करेंगे। आई गॉट योर पॉइंट। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स। नाज़रीन, अब थोड़ा सा चलते हैं
हाउसिंग फाइनेंस में जो बूम आया है रिसेंटली उसके ऊपर बात करते हैं, खासतौर पे हाउसिंग इंडस्ट्रीज और अलाइड सेक्टर्स में किस तरह से ग्रोथ आ रही है। सर आप बताइए थोड़ा सा हाउसिंग फाइनेंस, बिकॉज हमने देखा कि जब इकोनॉमी ने बॉटम आउट किया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनकी टीम ने डिस्काउंट रेट नीचे किया है स्टेट बैंक के साथ मिलके और फोकस किया कि हम 3-4 सेक्टर्स को पिक करें एंड लेट्स सी इफ दे कैन प्रोपेल द जीडीपी ग्रोथ, और वैसे ही वो हमने देखा जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोपेल हुई, अगले साल भी एक्सपेक्टेड है। हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स बहुत ग्रो हो रहे हैं, ऑटो फाइनेंस के नंबर्स बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, पर्सनल फाइनेंस के नंबर भी ग्रो हो रहे हैं। हाउ डू यू लुक एट दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लोन ग्रोथ इन द इकोनॉमी? देखिए ये कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये इंडिकेटर्स हैं कि कंज्यूमर स्पेंडिंग इज ऑन द राइट ट्रैक। सही। अगर हमारे कंज्यूमर को, हमारे सिटीजन्स को अगर इनकम है तभी ये चीज़ें ग्रो कर रही हैं। अगर आप हाउसिंग फाइनेंस को देखें तो हाउसिंग फाइनेंस में बेसिकली हमारी 34 दूसरी इंडस्ट्रीज़ ग्रो करती हैं। यानी इंडस्ट्री, अगर हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम होगा तो दूसरी 34 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें सीमेंट है, स्टील है, पेंट है, वुड इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये सब ग्रो करेगी। अब सवाल ही पैदा होता है कि हमने ये दूसरी जब आपने बात की कि कार लोन्स, हमारे यहाँ देखिए ये एक कंज्यूमर स्पेंडिंग में आ जाता है। सही है। जब 5% पे हमको गाड़ी मिल रही है तो वो उसको लेने में हम देर नहीं लगाते। लेकिन अभी आपसे जब बात हो रही थी एक्सपोर्ट बैलेंस की, हमारा ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो सऊदी अरेबिया से सबसे ज़्यादा डेंजरस है। सही है। हम उससे पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं लेकिन वो लोग हमसे कुछ नहीं लेते। सही है। मैं सऊदी अरेबिया 1-2 दफ़ा गया हूँ ट्रेड डेलीगेशन के साथ, तो वहाँ पर उनके चेंबर ऑफ कॉमर्स और उन जगहों पे जब मैं गया हूँ तो वो हमें वो रिस्पांस नहीं मिलती। ठीक है। इसके बरक्स अमेरिका हमसे 17% हमारी एक्सपोर्ट जो है अमेरिका में होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ट्रेड इम्बैलेंस को क्यों नहीं चेक कर रहे। सही है। ट्रेड इम्बैलेंस जिन मुल्कों के साथ हमारा है, कंट्री वाइज ट्रेड इम्बैलेंस को वो हमको वो देखना चाहिए। हमारा पूरे मिडिल ईस्ट के साथ हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है। सही है। जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे ममालिक के जितने भी हैं, वहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट टारगेट क्यों नहीं है। उसकी वजह मैं आपको मेन बताऊँ कि जी मुझे भी कई दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है, वहाँ हमारी एम्बेसीज हमें सपोर्ट नहीं करती। हम अपना माल बेचने जाते हैं तो वो हमें वो रेस्पेक्ट नहीं देते जो आम तौर पे दूसरे मुल्कों के एक्सपोर्टर को। अच्छा, ये ट्रेंड थोड़ा बेहतर हुआ है रिसेंटली। रिसेंटली हुआ है काफी। I've seen some reports के बकायदा एम्बेसडर्स आर कॉलिंग ऑल द बिजनेसमैन। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक उन्होंने उनकी एक स्पीच में जो देखा था उसमें उन्होंने पर्टिकुलरली ये टारगेट किया और सबको ये इंस्ट्रक्शंस दी थी एम्बेसडर्स को कि आप ये हमारे जो एक्सपोर्टर हैं उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल दें। मैं आपसे बात ही करने लगा था कि इस टर्की को ले लें। अगर आप, टर्की हमारा बहुत अच्छा दोस्त मुल्क है और सब कुछ है, लेकिन हम अपना माल बेचने टर्की क्यों नहीं जा सकते उस लेवल का। सही है। लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें इस वक्त ट्रेड इम्बैलेंस वाली कंट्रीज़ को टारगेट करें और अपनी और डाइवर्सिफिकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट्स, जिसमें देखिए हमारी एक्सपोर्ट्स रशिया में बहुत कम है। मुझे रशिया 2-3 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ और वो बहुत ही ऐसी डायनामिक इकोनॉमी है। रशिया में बहुत वहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी हैं और हम समझते हैं कि फूड, टेक्सटाइल्स और दूसरे आइटम जो हैं ये हम बहुत अच्छे वहाँ बेच सकते हैं। फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड भी हो सकती हैं इसमें, फेवरेबल प्राइस आपको कंपैरेटिव। अब रशिया जो है वो हमारा बहुत फ्रेंडली कंट्री हो चुका है पिछले 1-2 सालों में। परसेप्शन चेंज हो गई है अब उनका ट्रेंड चेंज हो गया है और मुझे ये पता है कि जी रशिया पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा अब दोस्त भी बन चुका है और जब से ये गवर्नमेंट आई है बहुत अच्छा ऑब्लाइज कर रहा है। सही है। हमें एक और 2 मुल्कों को टारगेट करना चाहिए और वो है जापान और साउथ कोरिया। सही है। ये इन ममालिक का जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम जो है वो $25,000 हज़ार की तकरीबन पर कैपिटा इनकम है इन ममालिक में। तो जापान की तो इससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब अगर हम इन ममालिक को टारगेट नहीं कर सक रहे, उसकी क्या वजह है? ये क्या ये एक्सपोर्टर्स के ऊपर बात आती है या ये? सो एक कंसर्टेड एफर्ट होना चाहिए, एम्बेसी टू बिजनेसमैन, कोहेसिव एफर्ट होना चाहिए। इसके डेलीगेशन हमको बना के ले जाने चाहिए। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रही है आपसे। $1 मिलियन क्वेश्चन,
جب بھی آپ کوئی چیز ادھار پہ لیتے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنی فیوچر انکم کے اگینسٹ کرنٹ کنزمپشن لیتے ہیں. اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرسنل بورنگ بڑھ رہی ہے, آٹو فائنینسنگ بڑھ رہی ہے اور ہاؤس لون بڑھ رہے ہیں, کرنٹ گورنمنٹ نے بہت فوکس کیا ہے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے رکھے ہیں, لانگ ٹرم میں پرسنل انکم بھی گرو ہو, ریئل انکم بھی گرو ہو. جو پر کیپٹل انکم کو دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات لینے چاہیے اسپیسیفکلی کہ آپ کی پر کیپٹا انکم بھی گرو ہو, بیکاز یہاں سے جا کے فار ایگزامپل لیٹس سے دیر از اے شاک ان مانیٹری پالیسی آف 100 بیسس پوائنٹس اور 150 بیسس پوائنٹس, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پرچیزنگ پاور لوگوں کی ایروڈ ہو, بیکاز ایوری تھنگ از بینگ بوروڈ رائٹ ہیئر. دیکھیں ابھی اس وقت تو جو ہے ایک خاص طبقہ ہے جس کی پرچیزنگ پاور بہت اچھی سٹیبل چل رہی ہے. آپ اس میں دیکھیں مثال کے طور پہ آٹو موبائل انڈسٹری ہے. آٹو موبائل انڈسٹری کے تمام مینوفیکچر جو ہیں آئندہ 6-8 مہینے کے لیے بکڈ ہیں, اور ان کے پاس تقریباً ایڈوانس پیمنٹ 25% ہوتی ہے. صحیح. جو آرڈر کنزیومر بک کراتا ہے 25% ڈاؤن پیمنٹ دیتا ہے, اور اس کے بعد 6 سے 8 مہینے میں, بلکہ میرا خیال ہے اب سال کا ڈیلے چل رہا ہے. تو انفیکٹ آٹو انڈسٹری جو اپنے پاس سے تو کچھ لگا ہی نہیں رہی, وہ کسٹمر سے پیسہ لے کے اسی سے آگے مال منگوا کے اس کو بعد میں واپس کرتی ہے. لیکن آٹو موبائل جو ہے وہ اس لیے وہ سیکٹر چل رہا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ خرید رہے ہیں ان کی انکم بڑھ گئی ہے. ایک مڈل کلاس میں ایسے لوگ ہیں ان کی انکم بڑھی ہے. پھر بعض ایگریکلچر سیکٹر میں بھی لوگ ہیں کہ جہاں ان کی انکم کافی بڑی, بعض جگہ فارمز کی اب کی گنے کی پرائس بہت بڑھ گئی تو فارمر کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی ویٹ کی پرائس جو ہے وہ بھی بڑھ گئی, تو اس کی وجہ سے وہاں سے بھی ایک پرچیزنگ آ رہی ہے. اب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کسی وقت اگر جو ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھ گیا پھر کیا ہوگا, تو وہ یقیناً, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے اور اس کے گورنر صاحب کو میں کہوں گا کہ ان کی پالیسیز بہت اچھی ہیں. جب وہ آئے تھے تو 13% کے قریب ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا, جس کو انہوں نے کم کر کے تقریباً 7 کے قریب لے آئے, اور وہ گزشتہ 6 مہینے سے ایک ہی جگہ پہ چل رہا ہے. ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ کوئی بڑھا دیں. پھر انہوں نے ٹرف کے ذریعے بھی جو ہے صنعتوں کو بہت بڑا ایک اماؤنٹ لون پہ دیا, اور اس کا بھی ریٹ بہت کم تھا. تو یہ تمام چیزیں حکومت کی پالیسی ایسی تھی جس میں پرائم منسٹر نے جو گائیڈنس دی اپنا اسٹیٹ بینک کو کہ بھئی آپ کچھ ایسے اقدام کریں کہ جس سے آپ کی معیشت کا پہیہ چلے, صنعت کاری ہو, روزگار پیدا ہو. تو اسٹیٹ بینک نے ان تمام چیزوں کو ایسا ہی چلایا, اور آج بھی جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی ایک جگہ رکا ہوا ہے, انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے, اور روزگار بھی پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ ہمیں چاہیے کہ ابھی جو کرنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے یہ آئندہ کم از کم دسمبر تک اس کو یہیں رہنا چاہیے, اس کو بڑھانا نہیں چاہیے. اور رہا کنسٹرکشن کا, دیکھیے حکومت کی پالیسی اتنی اچھی ہے کہ جیسے وورا صاحب نے کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جب چلتی ہے تو اس سے تقریباً 34-35 انڈسٹریز اور بھی چلتی ہیں. اس میں سیمنٹ ہے, اس میں اسٹیل ہے, اس میں ٹائلز ہیں, اس میں گلاس ہے, اس میں پینٹس ہیں, اس میں ووڈ ہے, اور بہت ساری انڈسٹریز چلتی ہیں. تو وہ اس کو جو ہے میکسیمم سپورٹ دینی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کا روزگار پیدا ہوتا ہے. دیکھیے آپ کی بلڈنگ اس وقت پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے پشاور تک جو ہے ہر بڑا اور درمیانے شہر میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. ہر جگہ آپ کو روز ٹی وی پہ ایڈ نظر آتے ہیں کہ یہ جگہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے, یہاں پہ روزگار پیدا ہو رہا ہے. یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اور یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو جتنا بھی موجودہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اس کو قائم رہنا چاہیے. اس سے قائم رہنے سے لوگوں کو روزگار ملے گا اور بہت ساری انڈسٹریز. ایک چیز ہے جو کہ کنسرننگ ہے جس پہ گورنمنٹ از ٹیکنگ این ایکشن, وہ ہے پرائس اسٹیبلٹی. سو اگر سیمنٹ اور سریے کی قیمتیں اتنی بڑھ جائیں گی تو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس انکم میں لوگ کس طرح سے افورڈ کر پائیں گے. دیٹ از ون کنسرن. ادروائز آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ سریے کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور یہ چند ماہ کے اندر یا ایک سال کے اندر جو ہے 1,10,000 سے 1,70,000 روپے ٹن پہ پہنچ گئی ہے. بہت زیادہ ہے. اسی طرح سیمنٹ کی بھی بہت زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مینوفیکچررز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. ان کو بھی دیکھنا چاہیے. ان کو کافی مراد دیں تاکہ یہ برے ٹائمز میں سروائیو کر سکیں. لیکن وہ مراد جو ہے نا آگے کنزیومر کو پاس آن ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ پاس آن صحیح طرح سے نہیں ہو رہی ہے, اس کو پاس آن کرنا چاہیے تاکہ اس کا بینیفٹ جو ہے کنزیومر کو بھی ملے. ٹھیک ہے, آئی تھنک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. سروسز سیکٹر کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ, خاص طور پہ کموڈٹی سائڈ پہ تھوڑی سی امپروومنٹ دیکھ رہے ہیں ہم. سیمنٹ سیکٹر گرو کر رہا ہے, ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بہتر ہو گئی ہیں, اینڈ دین اگین ایکسپورٹ ڈریون اکانومی میں ڈسکاؤنٹ, آلدو جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ تھوڑا سا والیٹائل ہوا ہے ریسنٹلی, لیکن اس کا بینیفیشری نیٹ ایکسپورٹرز ہو رہے ہیں. سروسز سیکٹر کے بھی بوم ہو رہا ہے, ہم سروسز ایکسپورٹ میں بھی جا رہے ہیں. سیکٹر میں ہم اکثر اگزامپل دیتے ہیں پڑوس ممالک کی, آرن کی,
کہ سروس سیکٹر کی ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹنگ جو کہ میرا خاص سبجیکٹ ہے، اگر اس میں ہم دیکھا جائے تو انٹرنیشنل لیول پہ سروسز مارکیٹنگ زیادہ گرو کر رہی ہے ٹینجبل مارکیٹنگ کے مقابلے میں. اس لیے کہ اب جیسے سب سے بڑا اس میں جو نام لیا جاتا ہے وہ یہ آپ کے آئی ٹی سروسز کا. تو اب آئی ٹی سروسز میں اب ایکسپورٹ میں ہمارے اضافہ ہوا ہے، قابل قدر اضافہ ہوا ہے. تب اسی طرح سے ہمارے پاس اب دیکھیں نا لوکلی، اب میں وداؤٹ نیمنگ کہ دوسرے ملکوں کی کنسٹرکشن کمپنیز آ کے ہمارے پاس کام کرتی تھیں، جبکہ ہمارے پاس کیا ایکسپرٹیز کی کمی ہے. الحمدللہ ہم دوسرے ملکوں کو جا کر بنا سکتے ہیں. ہم نے بہت ساری چیزوں میں کام کیا ہے، بین الاقوامی طور پر نام پیدا کیا ہے. تو سروسز سیکٹر میں پاکستان سے جو ہے ہمیں چاہیے کہ اس طرف توجہ دے کر نہ صرف اور پالیسیز کو ڈیولپ کرے. سب سے بڑا سیکٹر تو ہمارا آئی ٹی کا ہے، اور اس میں بھی اور بہت زیادہ گرو کر سکتے ہیں. بیس ایفیکٹ کی وجہ سے بھی کافی گروتھ آئی ہے ریسنٹلی، اینڈ دے آر آئنگ اراؤنڈ پاشا والے جو ایسوسیشن والے دے آر آئنگ اراؤنڈ $5 billion ورتھ آف ایکسپورٹس. اگر 2-3 میجرز ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے ان کو کچھ مراد بھی دیے ہیں. دیکھیں مراد دیے ہیں، اور یہ پاشا نے بڑا اچھا کام کیا. مطلب پاشا سے مراد یہ نہیں، یہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہاؤسز کی بات جو کر رہے ہیں. تو اب یہ میں بتاؤں کہ اسی طرح سے اب ہماری ٹیچنگ سروسز ہیں، اس میں کوئی قابل قدر کام نہیں ہوا ہے. کہ اب ہمارے پاس کے بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں کہ پہلے جیسے مین پاور ایکسپورٹ مارکیٹنگ تھی، وہ اب نہیں ہے اتنی زیادہ. تو ہمیں یہ سیکٹرز پہ کام کرنا چاہیے. اور میں ذرا ایک ٹاپک بات کرنا چاہوں گا جو بورا صاحب نے بات کی تھی اور آپ نے بات کی، کہ دنیا بھر میں جو ہمارے دیکھیں کاروباری نمائندے ہیں نا، وہ جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ ہیں کمرشل ٹیچیز جو پاکستان کے سفارت خانوں میں ہیں. بڑا میں نے اس پر آرٹیکلز آئے ہیں، دیکھیں آن دا ٹوز تو ہیں، ان کو ریئل سیلز مین ہونا چاہیے، یہ آفس جاب نہیں ہونا چاہیے. اور ان کے اپوائنٹمنٹس میں میرا یہ بہت عرصے سے ڈیمانڈ ہے بزنس کمیونٹی کو انپٹ لیں، یہ بزنس کمیونٹی کو چیمبر کو انوالو کریں کہ بھئی دیکھیں یہ لوگ ہیں، یہ آپ سلیکٹ کیجیے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایف پی سی سی کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہے، وائس پریزیڈنٹ بیٹھا ہے، ان سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ کون کاروباری مناسب ہوگا، نہ کہ وہ روٹین کا بیوروکریٹ. اپوائنٹمنٹ اور پرفارمنس ان کی جو گوج کرنی ہے وہ بزنس کمیونٹی کے فیڈ بیک چیمبر کو دیں، وہ چیمبر کو دیں کہ کہاں. اب دیکھیں یہ بھی ہے، ایک کو سلیکٹ کر لیا، لیکن اب ان کو زیادہ بہتر معلوم ہے کہ اب فرانس سے ہمارا بزنس ایویشن سیکٹر کا ہے، کال تو ان کی اٹھانی ہے نا انہوں نے. میں آپ سرچ کروں صحیح کہہ رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں نا کون کیا کرے، کون کرے، کس کو کہاں بھیجا جائے، یہ چیمبر کا کام ہے. میرا یہ ابھی ہماری جو امپورٹس کی جو بات ہو رہی ہے نا جی، نمبر 1 امپورٹس ہماری ہیں پیٹرولیم. جی پیٹرولیم ایکسپلوریشن ریسنٹلی سکسیس سٹوری ہے جو او جی ڈی سی نے آئل ویل ہٹ کیے ہیں، پی پی ایل نے کیا ہے. اور ہمارے پاس جو سمندر میں اپارچونیٹیز ہیں وہ بہرحال ہیں، وہ ہیں. تو ہمیں اپنی جو گروتھ ہے وہ ایک ایسی اس طرح کرنی ہے کہ ہم کو اپنا امبیلنس آف ٹریڈ، یعنی ہمارے پاس اگر آئل اور گیس کی اویلیبلٹی ہے، خاص طور پہ آئل میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں، دیکھیے نہیں اس کی ہمیں ایکسپلوریشن میں زیادہ سے زیادہ زور دینا چاہیے. بالکل صحیح. اور ہماری یہ جو کمپنیز ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، یہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں تو ایک بھی نہیں ہے، شاید ایک آدھ ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان اپنی زیادہ اس میں کریں. آئی تھنک ریسنٹلی پالیسی بھی ہے، ریفائننگ کی پالیسی آئی ہے، دین دے آر فوکسنگ کہ ایکسپلوریشن جو ہے وہ لوکل کنزمپشن ہو، ایکسپلوریشن تاکہ فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے ڈپلیٹ نہ ہو. ہماری جو سیکنڈ سب سے لارجسٹ جو امپورٹ ہے وہ ہے کیمیکلز اور انڈسٹری اور مشینری. جب تک ہم مشینری کو لوکل انسینٹیو نہیں دیں گے، سپوز ایک آدمی لیتھ مشین بناتا ہے، اس کے مقابلے میں چائنا کی جو ہے نا وہ مشینری آدھے دام پہ مل رہی ہے. صحیح. اب وہ کیسے آگے جا سکتا ہے؟ اس وقت اب آپ دیکھیں کہ گجرانوالہ میں مشینری کے جو مینوفیکچرر ہیں انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، وہ اب اپنا کام نہیں کر رہا ہے، وہ بھی امپورٹر بن گئے ہیں. لہٰذا جو مشینری کا مینوفیکچرر ہے اس کو آپ زیادہ زیادہ انسینٹیو دیں، اس کو کیش انسینٹیو دیں، تاکہ وہ اپنے کمپٹیشن سے پھر نکل کے اکانومی آف سکیلز. دیکھیے اگر ایک آدمی ہفتے میں 1 مشین بناتا ہے تو چائنا ہفتے میں جو ہے نا 100 مشینیں بناتا ہے. اس لحاظ سے ہم کو اکانومی آف سکیلز کو ضرور دیکھنا چاہیے. آؤٹ پٹ پر یونٹ آف انپٹ بڑھ جائے گا وین یو گرو. اسی طرح کیمیکلز، ٹھیک ہے، کیمیکلز کے مینوفیکچرر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ان کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے ڈیلی کہ آج فلاں ملک کا یہ ریٹ آ گیا، مجھے بھی، ہم سب کو. اور یہ سب سے بڑا ہم امپورٹ ہمارا جو ہے وہ کیمیکلز اور فارماسیوٹیکل را مٹیریلز میں ہے. ٹھیک ہے. ہمیں
डायरेक्ट कैश इंसेंटिव मिलने चाहिए ताकि हम अपना रॉ मटेरियल यहाँ बनाएं। ठीक है, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। व्हाट इज योर फाइनल सजेशन टू द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के लिए मेरा जो सजेशन है वो यही है कि देखिए इस वक्त हमारी मेजर एक्सपोर्ट जो हैं वो टेक्सटाइल की हैं। टेक्सटाइल के बाद जो नंबर 2 था वो राइस था, लेकिन एक खुशी की बात ये है कि जो आईटी बिज़नेस है, आईटी बिज़नेस की एक्सपोर्ट अब राइस से बढ़ गई है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं ये अर्निंग जो है इस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो नंबर 2 आईटी एक्सपोर्ट हो जाएगी, नंबर 3 राइस चला जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को, जैसे अपना वोरा साहब ने कहा कि गवर्नमेंट को ना लोकल मैन्युफैक्चरर्स को और इंसेंटिव देना चाहिए। यहाँ कम से कम उसको एनर्जी, जिस तरह से टेक्सटाइल सेक्टर को एनर्जी 7.5 सेंट पे दे रहे हैं, इसी तरह दीगर इंडस्ट्री को भी 7.5 सेंट। माइनस एनर्जी बताइए, क्योंकि एनर्जी का अगेन देयर इज अ कंसर्न और सर्कुलर डेट, और अक्टूबर से यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ हो सकता है रेट्स रिवाइज हो। माइनस एनर्जी क्या गवर्नमेंट दे सकती है? देखिए माइनस एनर्जी नहीं हो सकता आपको। चलिए मैं कॉस्ट की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप एनर्जी को जो है ना प्लान करें। अभी रोज अखबार में आ रहा है कि फलाने दिन गैस नहीं होगी, एलएनजी नहीं पहुंची, ये नहीं पहुंची, और ये दिसंबर तक जो है एलएनजी की अवेलेबिलिटी बहुत टाइट रहेगी। उसकी वजह से आपके कई इलाकों में लोड शेडिंग होगी, इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिलेगी, लोगों को घरों में नहीं मिलेगी। तो हुकूमत को चाहिए कि इसमें प्लानिंग करे, और प्लानिंग करने के साथ लिए आप प्राइवेट सेक्टर को साथ बिठाएं। वो आपको मशवरा देंगे कि भाई किस तरह से करना है, क्या करना है। अब हुकूमत में बाज़ दफ़ा ना फैसले टाइम पे नहीं होते, टाइम पे नहीं होने से नुकसान होता है। दिस इज अ कंसर्न कि यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, एक मिसाल देता हूँ गंदम की। गंदम जो है हमने 100 जो शुरू में $120 की मिल रही थी उस दिन नहीं ली, गवर्नमेंट ने 4 हफ्ते लगाए, उसके बाद $170 की गंदम ली। सही है। सो प्राइसिंग का जो रिस्क है इसको प्रूडेंट मैनेजमेंट से सॉल्व कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर को साथ में लाके इसको सॉल्व करें। जी व्हाट्स योर फीडबैक? तो देखिए बिल्कुल ये बात मैं इन्होंने भी वही कंटिन्यू की है कि हमारे पास ये जो फकदार है ना कि अब हमें थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सिग्नल्स पॉजिटिव हैं, सिग्नल पॉजिटिव हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि लोगों को अवाम को हुकूमत पर एतमाद आया, तभी तो रेमिटेंस बढ़ी हैं, तभी तो एक्सपोर्ट बढ़ी हैं, तभी तो कंस्ट्रक्शन का बूम आया है सारा। तो फैसले सही डायरेक्शन में हुए हैं। अब बात दरअसल ये है कि अब हर चीज़ हम हुकूमत के सर पे नहीं डाल सकते कि हमें अब ये भी करके दे। तो हमें अब अपने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके अब हमें ये करना है कि हम एक्सपोर्ट के नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए तो हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो बड़े माइनर परसेंटेज है जो मेजर कंट्रीज़ के साथ है। तो मेजर कंट्रीज़ हमारी खाली है, हमारा फार ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साइड हमारी खाली है एक्सपोर्ट में। क्यों खाली है? तो क्या वहाँ पे कमर्शियल टेक्सीज नहीं है? क्या वहाँ पे हमारे सफारत खाने नहीं है? तो हमारी एक्सपोर्ट हम चाहते हैं यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ही हो। तो भाई अब बात ये कि जहाँ इंसान बसता है वहाँ इंसानी ज़रूरियात हैं। एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि एक्सपोर्ट्स तो बाद में आती हैं, पहले तो आती हैं कि आप जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या वो इंडस्ट्री के लिए रेडी है या नहीं है। सो आपका भी बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है, क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कर रहे हैं हम लोग कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लोग जो फारिगुल तहसील होते हैं उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग नॉलेज वो है जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है? जी सर। देखिए हमारे यहाँ जो भी नया आदमी आता है काम के लिए फैक्ट्री में, उसको फैक्ट्री फ्लोर पे काम करने का कोई तरीका नहीं आता। ठीक है, तो दैट्स अ कंसर्न। मजदूर, हम जब नया मजदूर रखते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे कोई एक रॉ हैंड होता है। उस मजदूर को पहले एक ऐसी इंस्टीट्यूट्स उस जगह पे बनानी चाहिए जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में कि एक मजदूर को ट्रेनिंग दे के फिर आप हमारे यहाँ रखवाएं ताकि हम उससे आउटपुट ले सकें। और उनकी एजुकेशन का पार्ट हो कि 6 महीने वो एक सेमेस्टर तो कम से कम इंडस्ट्री में गुजारे। देखिए ये अब मेरे पास अगर एक मजदूर काम करने आता है, जॉब के लिए आता है, तो वो कहता है जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं कहाँ जाना है, मैंने क्या करना है। उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और वो गवर्नमेंट को लेबर इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट को अगर हों, सही है, और उसमें मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री को भी उसमें हेल्प करनी चाहिए। हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके ये एक लेबर इंस्टीट्यूट बना सकते हैं अपने इंडस्ट्रियल एरिया में। कुरंगी है या हब है या इसी तरह पोर्ट कासिम है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि हम एग्रीकल्चर कंट्री, सही है, हमारी कॉटन की प्रोडक्शन 15 मिलियन बेल से लेके अब इस वक्त 8 मिलियन पे आ गई है। उसकी क्या वजह है? सही, अब थोड़ा सा रिवाइव हुआ है, लेकिन यू राइट कि वो बहुत नीचे गिरी। देखिए अब अगर हम टेक्सटाइल की ग्रोथ को हम टारगेट कर रहे हैं तो साथ में हमारी रॉ कॉटन की इंपोर्ट भी बढ़ रही है। सही है।
हमारे पास 4 मेन क्रॉप्स हैं, कॉटन, राइस, शुगर और वीट। सही है। इन चारों आइटम्स में हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? देखिए, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो मेन एम्प्लॉयमेंट हमारी एग्रीकल्चर में है। सही। तो अगर इन 4 आइटम्स की ग्रोथ को हमने टैकल कर लिया, जैसे कि गवर्नमेंट की फोकस भी इस वक्त यही है कि इनके ऊपर वो किया जा रहा है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन के नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। देखिए, अब वो आ जाएंगे, लेकिन कॉटन और गन्ना, अब हमको क्या ज़्यादा ग्रो करना है? सही है, गन्ना करना है या कॉटन? एक ही जगह पे। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो हमें पानी, अब देखिए, अब मेरा सब्जेक्ट पानी भी है, मैं पानी, हमारी जो कमिटी है उसमें उसका मैं कन्वीनर हूँ। हमारे पानी के जो मसाइल हैं इस वक्त इंडस्ट्री को, वो है री यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर, सही है, वेस्ट वाटर। उसके लिए हमें बहुत कोशिशें करनी है और कर भी रहे हैं। हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो हमारे साथ आते हैं, हम इंडस्ट्री में जाके उनका काम भी करते हैं। ठीक है। अब पानी हमारा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक्सपोर्ट का रॉ मटेरियल है हमारा। सही है। तो अगर एक टेक्सटाइल मिल में पानी नहीं है तो क्या किस तरह उसकी फिनिशिंग करेगा? एफिशिएंसी लाने की बहुत जरूरत है। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको क्विक फीडबैक दिया। देखिए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमें एकेडमिक सेक्टर को इसके लिए तैयार करना है। मेरा ताल्लुक चूँकि खुद तदरीस से है। आपको बिजनेस की तालीम के लिए आपके सेमेस्टर में 16 क्लासें होती हैं। 16 में से 2 माइनस कर दें मिड टर्म के लिए, फाइनल के लिए। 14 क्लासों में आप क्या पूरा सब्जेक्ट खत्म करा सकते हैं? कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें 20-22 से कम चैप्टर नहीं होते। तो क्या जब इनके पास काम करने के लिए जाएगा हमारा कोई ग्रेजुएट, तो जाके कहेगा ये मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा, लिहाजा ये काम मुझसे ना लें, ये कहेंगे गेट लॉस्ट। तो बात यही होगी अल्टीमेटली। तो ये हम जो अननेसेसरी सब्जेक्ट्स कर देते हैं ना, 48 सब्जेक्ट्स का हमने ग्रेजुएशन किया है, करके निकलते हैं तो आप सब्जेक्ट्स ही नहीं गिन पाते जो आपने पढ़ लिए हैं। सब्जेक्ट्स को जो है वो रिड्यूस करें नंबर ऑफ, और आखिरी सेमेस्टर हम प्रैक्टिकल रखें। जैसे बड़ी सही बात इन्होंने की है कि भाई वो प्रैक्टिकल करें कि नहीं, काम पूरा 6 महीने, जैसे नौकरी है 9 से 5 वाली और ओवर टाइम वाली और जो रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयर की होती है, वो जब तक आप नहीं करेंगे ग्रेजुएशन नहीं कराएंगे। अकाउंटेंसी में रॉ हैंड को ट्रेन तो नहीं कर सकता ना। मैंने कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो नहीं खोली हुई ना। मैं अगर उसको सैलरी भी दे रहा हूँ तो, और उसको कोई वो एक ग्रेजुएट मेरे पास आया है, तो मैंने कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो नहीं खोली। मुझे तो आदमी चाहिए जो इनपुट दे। बिल्कुल सही। सर, जैसे वोरा साहब ने कहा ना कि हमें ट्रेंड वर्कर नहीं मिल रहे, इसके अंदर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसे कहते हैं ट्रेड अप्रेंटिसेस। सही है। तो इत्तेफाक से हमारी कंपनी आजकल जो सिंध गवर्नमेंट के साथ इस पर काम कर रही है, और हमने उनके साथ ये किया है कि हम जितने भी उन्होंने फील्ड हमें 15 बताई हैं, हमने 15 के 15 में उनसे कहा कि ठीक है, आप हमें आदमी दें जो ट्रेन नहीं भी है, हम उसको ट्रेनिंग देंगे। उनका प्रोग्राम हमने ये चॉक आउट किया है कि उनको तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग देंगे, लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान भी हम उनको जो है स्टाइपेंड देंगे। और वो ठीक है, वो 20,000 या 25,000 तो नहीं होगा, लेकिन वो मेरा ख्याल है 15-16 हज़ार। कितने लोग हैं जो इसके थ्रू मुस्तफीद हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो बड़ी कंपनीज हैं मल्टी नेशनल, वो तो कर रही हैं। अब जैसे हम तो पाकिस्तानी कंपनी है, तो हमने ये रिसेंटली स्टार्ट किया है, और हमारे पास मेरा ख्याल है तकरीबन 40 के करीब ऐसे लोग आए हैं जो कंपनी में दाखिल हुए हैं, और उनको हम पहले 6 महीने ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद एक और 6 महीने, 1 साल के बाद उनको वही वेज मिलेगा कि जो नॉर्मल वर्कर को मिलता है, और इस 1 साल में वो बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगे। उनको हम सिखा रहे हैं। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। ऑन दैट नोट, जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। अतर साहब, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। वसीम साहब, यू केम फर्स्ट टाइम इन आवर शो, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नाज़रीन, ये जो 40 लोग हैं जो कि जुबैर साहब ने आइडेंटिफाई किए, जो कि अप्रेंटिसशिप करते हैं और वो एक सिस्टम के थ्रू इंडस्ट्री में जाते हैं, सीखते हैं और फिर उनको जॉब पे रखा जाता है। हमें ये देखना होगा कि इनको 40,000 और फिर 4 लाख किस तरह किया जाए। जो टॉप की कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके पास कैपेसिटी भी है, उनकी डिमांड भी है कि उन्हें पढ़े लिखे वो लोग जो कि उनकी मशीनरी पे एक्सपर्टीज़ रखते हैं या कोई भी फील्ड हो उसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उसमें आए। ये रेवोल्यूशन हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर में ऑटोमेटिकली आई है आईटी सेक्टर के अंदर, जहां लोगों की अगर फॉर्मल तालीम नहीं भी है तो उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज करके जॉब मार्केट का पार्ट बन गए और अपनी स्किल की बेसिस पे सॉफ्टवेयर हाउसेज में 3-3, 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन। सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आपको एकेडमिक और इंडस्ट्री लिंकेजेस बढ़ाने होंगे। ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस ग्रोथ हो रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमें देखना होगा, कंसिस्टेंटली हमने प्रॉपर अच्छा बेंचमार्क अचीव किया। यहाँ से
امپورٹس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو امپورٹس ہیں جو انڈسٹریل را مٹیریل کی ہیں ان کو ایکسپورٹ سرپلس میں ٹرانسفر ہمیں جلد سے جلد کرنا ہوگا سو دیٹ دس ایئر وی کین اگین ریکارڈ ایکسپورٹ گروتھ ایز ویل اینڈ ریکارڈ ریمیٹنسز گروتھ ایز ویل. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.